प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को 6400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का दिया उपहार। रायगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का किया वितरण। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राज्य में कांग्रेस की सरकार पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को दी विकास की सौगात। राज्य में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, परियोजनाओं से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मिलेगी ऊर्जा। सनातन धर्म पर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। कहा, सनातन को मिटाकर ये लोग देश को फिर से गुलामी में चाहते हैं धकेलना। हर सनातनी को सतर्क रहने की है जरूरत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में बाढ़ सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। उपराष्ट्रपति ने कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। साथ ही बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर का किया अनावरण। हिंदी दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राजभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज पुणे में 3रे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज़ादी की लड़ाई में हिंदी ने निभाई अहम भूमिका। कई विदेशी दूतावासों ने भी खास अंदाज में मनाया हिंदी दिवस। और एशिया कप में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को लगा शुरुआती झटका। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लगभग 6400 करोड़ रुपए से अधिक की कई महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण 1 चंपा से जंगा के बीच 3री रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच 3री रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली एमजीआर प्रणाली शामिल है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का भी निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही हैं, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जमीन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही यहां रोजगार और आमदनी के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का भी वितरण किया। सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में की थी। मेरे परिवारजनों, आज यहां सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं, वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रभावित होते हैं। हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप कल्पना करिए, अगर कोई गाय के गोबर में भी भ्रष्टाचार करे तो उसकी मानसिकता क्या होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना का मॉडल भी देखा। इस परियोजना के तहत बीना रिफाइनरी की क्षमता 11 MMTPA तक बढ़ाई जाएगी, जो 2200 किलोटन से अधिक पेट्रोकेमिकल उत्पादों को तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीना रिफाइनरी परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को ऊर्जा देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDI पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहा है, तब कुछ दल भारत की पहचान पर ही हमला कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, सनातन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और हर सनातनी को सतर्क रहने की जरूरत है। एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए IT पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर रोड शो भी किया। भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उपराष्ट्रपति ने जयपुर में बाढ़ सुरक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित थे। इस सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, जिसमें कई विशेषज्ञों, संस्थाओं और विद्यार्थियों सहित 15 देशों के 40 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय बांध विशेषज्ञों, तमाम संगठनों और छात्रों की मौजूदगी में
बांध संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने जयपुर से वाराणसी स्टेशन पर मौजूद कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। साथ ही बड़े बांधों पर नेशनल रजिस्टर का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि ट्रेन लोगों में जल संरक्षण के विचारों को सुदृढ़ करेगी। साथ ही कहा कि बांध सिंचाई, जलापूर्ति और बाढ़ सुरक्षा में सहायक होते हैं। भारत के पास इस क्षेत्र में तकनीक और टैलेंट दोनों है। उन्होंने जल संरक्षण को आंदोलन बनाने पर भी जोर दिया। और इनमें से कितनों को जरूरत है। This novel and need of the times initiative led by the National Water Mission and Ministry of Jal Shakti in collaboration with Ministry of Railways will showcase, motivate, inspire significant water conservation projects reflecting the vision of the Prime Minister regarding community-driven water conservation and management. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 80% बांध 25 साल या ऊपर के हैं। ऐसे में बांधों की सुरक्षा करना जरूरी है। 80 के दशक में बांध सुरक्षा पर विचार शुरू हुआ, कई कमेटियां बनी, लेकिन मोदी सरकार में इस महत्वपूर्ण एक्ट को पारित किया गया। वर्ल्ड बैंक और विदेश की वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 15 देशों के 40 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। टेक्निकल सेशन के दौरान देशों ने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि आपसी साझेदारी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। We don't have dams in Denmark. We are really keen to secure that we are not wasting the water resources that we have. And therefore, when you have the dams here, it's also for us really to secure that whatever water is being collected through this dam system can be used effectively to the benefit of all peoples. And it's also about how you spend your water resource. Water management is so important. We have some companies that work in Mozambique. Even in the long time ago, I think that 10 years ago, was working the government of India. We implementation of the project that's called the water supply for rural areas in Nampula in the Zambezi province in Mozambique. भारत में लगभग कुल 6,000 बांध मौजूद हैं, जिनमें से कई 100 साल से पुराने हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। भारत दुनिया में बड़े बांधों के मामले में नंबर 3 पर आता है और ऐसे में जल संरक्षण को लेकर के बांध का जो सुरक्षा है उसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए तमाम ऐसी तकनीक हैं जो कि अपनाई जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में भी वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला और अपने सहयोगी विकी राजपूत के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, जयपुर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण की निगरानी के लिए आज एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत हुए बदलावों की चर्चा करते हुए पीएम मोदी की दूरदर्शिता की तारीफ की। एक कदम स्वच्छता की ओर के संकल्प वाक्य के साथ मोदी सरकार ने 2021 में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में सफाई अभियान की शुरुआत की।
मंत्रालयों और देश के अलग अलग विभागों में पहले लाखों फाइलों का ढेर, बेकार फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अंबार लगा रहता था, जिसके कारण दफ्तरों में जगह भी कम पड़ जाती थी और काम भी स्लो हो जाता था। लेकिन इस अभियान ने मंत्रालय और सरकारी विभागों को पूरी तरीके से बदल दिया। बहुत सारे लोग हम जैसे जो सेमी अर्बन और देहाती परिप्रेक्ष्य से आते हैं, उन्होंने वो नज़ारा देखा है कि किस तरह से महिलाओं को सुबह भोर का इंतज़ार करना पड़ता था, ख़ास तौर से देहातों में जहाँ रेल की पटरी चलती थी। तो सूरज की पहली किरण भी निकली हो लेकिन लोगों की आवाजाही भी ना हो, तो वही समय है उपयुक्त महिला के लिए बाहर निकलने का खेतों में शौच के लिए। तो कितना बड़ा अत्याचार वो अपने ऊपर करती थी और हम उसे सहते देखते। तो कितने बड़े पाप से हमें छुटकारा मिला। एक पुण्य का कार्य हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करने का मार्ग दिखाया। गुरुवार को विशेष स्वच्छता अभियान के तीसरे चरण की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है, ताकि देश भर में चलाए जा रहे इस अभियान के कामकाजों पर निगरानी रखी जा सके और इसके साथ ही लोगों की शिकायतों का भी निवारण किया जा सके। इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत हुए बदलावों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की तारीफ की। विशेष स्वच्छता अभियान का तीसरा चरण 2 भागों में होगा। पहला 15 सितंबर से शुरू होगा और दूसरा 2 अक्टूबर से। विशेष स्वच्छता अभियान की बात करें तो पहले और दूसरे चरण में लाखों फाइलों का डिजिटलाइजेशन हुआ। साथ ही पुरानी और बेकार वस्तुएं जो ऑफिसों में जगह घेर रही थी, इनको बेचकर कई सौ करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। इसके साथ ही स्वच्छ और साफ सुथरे वातावरण के कारण ऑफिस के कामकाज में भी सकारात्मक बदलाव हुआ। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान के शाहपुरा पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने राजस्थान को महिला अपराध, गैंगरेप, बेरोजगारी, दलित अत्याचार, पेपर लीक और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया है। आज मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं, आपने 5 साल में राजस्थान को नंबर 1 बनाया है महिला अपराध में, नंबर 1 बनाया गैंग रेप में, नंबर 1 बनाया गैंग वॉर में, नंबर 1 बनाया भ्रष्टाचार में, नंबर 1 बनाया बेरोजगारी में, नंबर 1 बनाया पेपर लीक में, नंबर 1 बनाया दलित अत्याचार में, नंबर 1 बनाया भाई भतीजावाद में, नंबर 1 बनाया भू माफिया में, नंबर 1 बनाया खनन माफिया में। और ऐसी भ्रष्ट और नंगी सरकार को आज बाहर उठाने का समय आ गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दमदम लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों, विधानसभा प्रभारियों और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को बूथों पर पार्टी का संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार संवैधानिक निकायों का सम्मान नहीं करती है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार कानून व्यवस्था लागू करा पाने में पूरी तरह फेल है। बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं देना यह स्थानीय सरकार की एक नीति बन चुकी है। यहाँ का राज्य सरकार की एक कॉन्फ्रंटेशन करने की माइंडसेट रहती है, उसी से सब प्रतिफलन हो रहा है। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बंगाल में कई सारे विषयों में अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ की सरकार करती है, इसलिए कॉन्फ्रंटेशन होती है, नहीं होनी चाहिए। इंडी गठबंधन ने 14 पत्रकारों के नाम जारी करते हुए उनके बहिष्कार की घोषणा की है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी ने 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि इंडी मीडिया कमेटी द्वारा एक बैठक में फैसला लिया गया है कि इन पत्रकारों एंकर के शो में वो अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों के बहिष्कार पर इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लिया। इसे प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ हमला बताते हुए इमरजेंसी 2 का नाम दिया। देखिए, जो इंडी अलायंस ने पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने दी थी, दूसरा एक गठबंधन गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस के नेताओं ने दिया है। ये अपने आप में दिखाता है इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, एक के बाद दूसरा विपक्ष का ऐसा राज्य
जहां पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अब उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। ये अपने आप में दबाव बनाकर मीडिया के ऊपर जो पाना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, मीडिया की ऑटोनॉमी की बात करते थे, आज वो सबसे बड़ा उदाहरण बने हैं कि मीडिया को कुचलने का, दबाव बनाने का प्रयास किसी ने किया है तो घमंडिया गठबंधन ने किया है। एक और छोटा सा ब्रेक। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश में खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने और उचित भंडारण बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। खाद्य एवं वितरण प्रणाली के सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि देश में चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि कीमतों को बढ़ने से रोकने और आवक बनी रहे, इसके लिए थोक विक्रेताओं पर भंडारण की सीमा भी तय की गई है। इसी के साथ उन्होंने इस तरह की खबरों से इनकार किया कि कम मानसून और खराब मौसम के चलते खरीफ की फसल में कम पैदावार हो सकती है। हमारे संवाददाता अनुज यादव से खास बातचीत उन्होंने की, आइए देखते हैं। भारत सरकार के खाद्य सचिव इस समय हमारे साथ हैं और सर, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो चीनी, चावल और गेहूं की कीमतें हैं उनको नियंत्रण में रखने के लिए और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए। सर, क्या कुछ वो बड़े फैसले हैं अगर बात करें? और कुछ अफवाहें भी हैं बाजार के अंदर कि मानसून कम होने के चलते आने वाले समय में पैदावार कम होगी। सरकार इस बात को किस तरीके से साफ करना चाहती है कि कोई कमी नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि गेहूं, चावल और चीनी और खाद्य तेल, इन सभी कमोडिटीज़ का पर्याप्त उपलब्धता हमारे देश में है। चीनी की बात करें तो चीनी की उपलब्धता अभी आज की तारीख में 85 लाख टन है और ये 85 लाख टन आने वाले 3.5 महीनों के लिए पर्याप्त है। हमारी जो खपत है वो करीबन देश में 22 से 23 लाख टन की होती है। अगर हम 2-3 लाख अधिक भी कर लें फेस्टिव सीज़न के कारण, तब भी ये 85 लाख टन अगले 3.5 महीने के लिए पर्याप्त है। और आप जानते हैं कि अगले महीने हमारी क्रशिंग शुरू हो जाएगी शुगर मिल्स में और चीनी अधिक आनी भी शुरू हो जाएगी। गेहूं का देखें तो गेहूं का आज हमने जो निर्णय लिया है, हमने स्टॉक लिमिट्स लगाई थी क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे व्यक्ति थे जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स जो कि मौके का फ़ायदा उठाकर कुछ ज़्यादा होर्डिंग कर रहे थे, तो उनको चेक में रखने के लिए स्टॉक लिमिट लगाई गई थी पिछले जून के महीने में। और उसके बाद 3000 टन का स्टॉक लिमिट था होलसेलर और ट्रेडर के लिए। तो वो हमने 9 महीने के लिए लगाया था अप टिल 31 मार्च। तो हमने देखा कि अभी 3 महीने निकल गए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आने वाले 6 महीनों के लिए उसको 1/3 कम कर दिया गया है। तो अब होलसेलर और ट्रेडर और बिग चेन रिटेलर जिसको कहते हैं, उनको ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपना स्टॉक 2000 टन तक रखें और उनको 1 महीने का समय दिया गया है कि अगले आने वाले 1 महीने में जो उनका स्टॉक है वो 3000 से कम करके 2000 टन तक लाएं। और उससे ये भी संदेश दिया जा रहा है कि जो उनके पास एक्सेस स्टॉक है, जिसके कारण से हमारे देश में कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि शॉर्टेजेस हैं,
उसके चलते वो स्टॉक मार्केट में आएगा और उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी। तो कुल मिलाकर खाद्य सचिव ने यह बात साफ की है कि देश के अंदर जो अफवाहें फैल रही हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। चीनी, चावल और गेहूं की जो कीमतें हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए और पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के लिए सरकार ने पहले भी कई बड़े कदम उठाए हैं और लगातार ये कदम उठाए जा रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसार भारती सचिवालय में भी अधिकारीगण और कर्मचारियों के द्वारा हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है तो इसे और सहज बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इस भाषा की पहुंच सभी जगह हो सके। यदि इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है तो इसको इतना सहज बनाना चाहिए कि सभी लोग उसको समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। कई बार हम लोग अपने दैनिक कार्य में जब हिंदी में काम करना शुरू करते हैं तो इतनी कठिन भाषा का उपयोग करते हैं कि समझ में भी आना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर देखा जाए कि जो लोक साहित्य है या इवन जो बॉलीवुड है उसके माध्यम से संभवतः इसका प्रचार कहीं ज्यादा हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। हमारे साथ आदिल हुसैन साहब हैं इस वक्त। ऐसे स्क्रिप्ट चुनता हूं जहां कम से कम मतलब मेरे आदर्शगत स्क्रिप्ट ना हो, कम से कम उसको ना बेचे जो तामसिक हो ज्यादा। उस किस्म के फिल्मों में पैसे कम होते हैं तो बैंक बैलेंस जब नीचे चला जाता है तो एक तामसिक फिल्म भी मुझे करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं बताइए। अगर सच में सिर्फ पैसा ही कमाना है तो पेट्रोल पंप खोल लीजिए या कुछ और कर लीजिए, कला को छोड़ दीजिए। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार 2